अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। कल एक बड़ा फैसला आया और आज नजरसानी अपील दायर हो चुकी है, जैसे कि कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था और साथ ही साथ अता तारड़ और तलाल चौधरी और दीगर जो वफाकी वज़रा हैं वो मुख्तलिफ मौक़ों पर गुफ्तगू भी करते हैं। अता तारड़ साहब का मैसेज बड़ा क्लियर है कि ज़रा थोड़ा एहतियात करें, जल्दबाजी ना करें। और वो जो एक जुमला हम पनामा के दिनों में सुनते थे कि मिठाई पहले ना खा लें, तो वो उसी किस्म का जुमला आज उन्होंने दोहराया भी है कि थोड़ा तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ धीरज रखिए। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का डेफिनेटली कल हुक्म दे दिया है। हुकूमत ये कहती है कि इलाज होगा, ज़रूर होगा, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ होगा। और शायद आज की जो असल कहानी है, वो जो सवाल है वो इमरान खान की सेहत से ज़्यादा कानून की तशरीह और हुकूमत के अंदर सामने आने वाले मुख्तलिफ लहजे, अंदाज़, तराकीब, तरतीब उससे मुतालिक है। पाकिस्तान के जेल कवायद इस सब बहस में समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो कायदे हैं ये बिल्कुल वाज़ेह करते हैं कि कैदी सज़ा याफ्ता हो या फिर ज़ेर समात भी हो, ज़ेर तफ्तीश हो, ज़ेर हिरासत हो, उसकी जो जिस्मानी और जहनी सेहत है उसकी ज़िम्मेदारी रियासत की और जेल के तिब्बी निज़ाम पर आयद होती है। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 यानी जिसे हम जेल मैनुअल कहते हैं हरफ आम में, उसके रूल नंबर 187 के मुताबिक, 197 के मुताबिक अगर किसी सज़ा याफ्ता या फिर ज़ेर समात कैदी को ऐसा ऑपरेशन या खुसूसी इलाज दरकार हो जो जेल के अंदर मुनासिब तौर पर फराहम ना किया जा सके, तो उसे जेल से बाहर सिविल हस्पताल मुंतकिल करने का बाकायदा तरीक़ाकार मौजूद है। अच्छा, इस कानून में ज़ाहिर है सिविल हस्पताल लिखा गया है, लेकिन सब रूल 1 में ऑपरेटिव वर्डिंग जेल से बाहर हस्पताल की है, जो यहाँ पर इबहम को पैदा करती है। कानून निजी हस्पताल को नाम लेकर ना ही इजाज़त देता है और ना ही साफ अल्फाज में इसे मना करता है, ममनू करार भी नहीं देता। और यही वो कानूनी तशरीह है कि जिस पर हुकूमत कह रही है कि मामूल का कानूनी तरीक़ाकार सरकारी सिविल हस्पताल है और शिफा इंटरनेशनल वाले हिस्से पर सुप्रीम कोर्ट से हम तरमीम मांगेंगे। ज़ाहिर है ये हुकूमत का इख्तियार है, हक़ है और वो ऐसा कर सकती है, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि बात यहाँ तक आई क्यों है कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़े, जेल से बाहर ले जाना पड़े। ये डेफिनेटली अहम सवाल है और यही बानी की बहनें कर रही हैं, PTI रहनुमा कर रहे हैं। वकला पूछते हैं कि क्या सब कुछ जेल मैनुअल के तहत हो रहा था? अगर हो रहा था तो फिर तबीयत इतनी ख़राब क्यों हुई है, यहाँ तक मामला पहुँचे क्यों हैं, मुलाकातें क्यों नहीं होती रहीं? जेल मैनुअल का ही रूल नंबर 977 है जो कि मेडिकल अफसर को कैदी की जिस्मानी और जहनी सेहत का जिम्मेदार बनाता है। रूल 981 बीमार कैदी के रोज़ाना मुआयने और ज़रूरत पड़ने पर हस्पताल दाखिले की इजाज़त देता है, जबकि जो रूल नंबर 982 है वो ये कहता है कि अगर जेल का माहौल या बर्ताव कैदी की जिस्मानी या जहनी सेहत को मुतासर कर रहा हो तो मेडिकल अफसर इसकी तहरीरी इत्तला सुप्रिटेंडेंट को दे और फिर मुनासिब कार्रवाई भी हो। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये भी एक डेफिनेटली बहुत अहम सवाल है। सबसे अहम जो रूल है वो है 197, जिसके मुताबिक अगर ऐसा कोई खुसूसी इलाज दरकार हो तो फिर जेल में मुनासिब तौर पर फराहम ना की जा सके अगर ये सहूलत, तो फिर कैदी को जेल से बाहर हस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है। इसके लिए हुकूमती और इंस्पेक्टर जनरल की मंजूरी का तरीक़ाकार भी वज़ा है और हंगामी हालत में सुप्रिटेंडेंट फौरी कदम भी उठा सकता है। यहाँ एक बारीक कानूनी सवाल पैदा होता है। इस रूल का जो आप कह लीजिए टाइटल है वो सिविल हस्पतालों से मुताल्लिक़ है और हुकूमत इसी बुनियाद पर कहती है कि इलाज सरकारी हस्पताल में होना चाहिए, लेकिन कवायद की जो लैंग्वेज है, राइटिंग है, उसमें निजी हस्पताल पर कोई ऐसी क्लियर पाबंदी भी नज़र नहीं आती, जिससे बहस फिर वहीं पर दोबारा ख़त्म भी हो जाती है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी हक़ ज़िंदगी, सेहत को सामने रखते हुए शिफा इंटरनेशनल का नाम लिया, क्योंकि PTI की दरख्वास्त भी यही है, फैमिली की दरख्वास्त भी यही है। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म है, ज़ाती मौलिज को शामिल करने का और मुकम्मल जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो पेश करने का हुक्म है। इस बीच हुकूमत कहती है मिनवान अमल होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब साजिश हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें हस्पताल चेंज करवाना है। तो हुकूमत बेसिकली शायद कन्फ्यूजन का शिकार है या एग्जैक्टली वो इसमें से अपने लिए जो अब मैक्सिमम हासिल कर सकती है वो यही है, हम हस्पताल चेंज करवा लेंगे तो हमारा ये एक आप कह लीजिए कि विन विन केस हो जाएगा कि देखें हमने इलाज भी करवाया, हमने सहूलत भी दी अपने मुखालिफ को और ज़ाहिर है हस्पताल हमारी मर्ज़ी का होगा। शायद वो समझते हैं कि शिफा इंटरनेशनल से बेहतर वो किसी सरकारी हस्पताल को मैनेज कर लेंगे। इस बीच वो 28वीं तरमीम वाला मामला है, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को लेकर PTI क्या करेगी, PTI के सामने क्या शर्तें हैं। लेकिन एक इत्तला या ख़बर यह आ रही है या ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस फैसले पर अमल ही नहीं होगा, ये मखसूस नशिस्तों के फैसले की तरह रह जाएगा या वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन वाले फैसले की तरह रह जाएगा। इन डिटेल इसको डिस्कस करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माजिद निज़ामी साहब और एहतशामुल हक़ साहब। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। निज़ामी साहब, मैं आपकी इजाज़त से ज़रा एहतशाम साहब को इंगेज करता हूँ, क्योंकि कल इन्होंने कहा कि ऑल इज़ वेल, लेकिन अब जो नून लीग का रद्द-ए-अमल है उसको देख के लग ये रहा है कि नून लीग या तो सरप्राइज़ हो गई है या फिर सभी सरप्राइज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सबको सरप्राइज़ किया है। लेकिन एहतशाम साहब, सुप्रीम कोर्ट अचानक इतने अरसे बाद सबको सरप्राइज़ नहीं कर सकती, तो ऑल इज़ वेल है तो फिर नून लीग इतना क्यों रद्द-ए-अमल दे रही है?
देखिए वो कहा जा रहा है इस्लामाबाद में कि गवर्नमेंट कॉट ऑफ गॉड, और अच्छा। आपने देखा पहला जो आप कहना चाहिए था रवैया था या पहला बयान आया तारक फजल चौधरी साहब का, बैठ के उन्होंने असम्बली में दिया, उसने कहा जी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, और ये तो बिल्कुल मेनोन इस पर अमल किया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर हैज़ नो अथॉरिटी टू चेंज इट। उसके बाद आपने देखा रात तक जो इतलात मिली, जो लोगों से बातें हुई, अनब होना शुरू हो गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारड़ की भी और दलाल चौधरी की भी हुई, उससे भी हाँ जी, उससे भी लग रहा है कि मामला जो है ना वो शायद गवर्नमेंट को पता नहीं था कि ये होने जा रहा है। देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, बल्कि ख़बरें बड़ी अहम हैं, मैं आपको बता दूँ। अब ये मंडे वाले दिन अवैध ये चीफ जस्टिस अफरीदी साहब के पास से पूरा इख्तियार था कि ये 3 बंदों का बेंच वो ख़ुद बना लें या वो लाइक माइंडेड जजों के ज़रिए बना दें। अभी ये जो 3 बंदों का बेंच बनाया गया था, उनमें शाहिद बईद, नईम अख्तर अफ़गान, ये दोनों बड़ा वाज़े तौर पे लगता है कि टिल्ट किसी और तरफ है। मुख्तार की बात कम सुनते हैं। तीसरे साहब हैं इश्तियाक इब्राहिम साहब। अब ये बात ये हो रही है कि जी अगर ऐसी बात होती तो ये तो काम याह्या अफरीदी के ज़रिए हो सकता था, एक नया बेंच बन सकता था, वो ख़ुद बीच में बेंच में आ जाते और उठा के फेंक देते इसको, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि लफ्ज़ यूज़ किया गया, मेरी इत्तला है कि सियासी रियायत है और इसको एतमाद साजी का कदम करार दिया जा रहा है, और दूसरा वैध इसको नाम दिया गया कि सियासी मामलात को अदालती फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। अभी इसको आप थोड़ा सा इस अंदाज से देखें कि 2025 तक हुकूमत को कोई परेशानी नहीं थी, कोई थ्रेट नहीं था पीटीआई के लिए, तो अब क्यों हो गया? उसकी वजह, बुनियादी वजह जो है कि पीपल्स पार्टी ना, देखें ये एक अनफिनिश एजेंडा है अवैध इस्टेब्लिशमेंट का कि कम वक्त में ये नए इंतज़ामी यूनिट बनने ही बनने हैं या लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बहाल होना है। पीपल्स पार्टी तो तलवार निकाल के बाहर आ गई है, वो तो कहते नहीं मानते, हुकूमत छोड़ देंगे। कल बिलावल भुट्टो की बड़ी भरपूर तकरीर आपने असम्बली में सुनी, वो भी खिलाफ थी। पीटीआई के साथ जो बिहाइंड द सीन मुज़ाकरात हुए हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। ये काम शुरू हुआ था नवंबर-दिसंबर में पिछले साल, जब मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी की बैरिस्टर गौहर के साथ और सुहेल आफरीदी के साथ। उस तक उबैद उनको कहा गया था कि आप 3-4 महीने खामोश हो जाएं, आप जलसे जुलूस करें, लेकिन लॉन्ग मार्च करना, लंबे लंबे धरने करना ये छोड़ दें। उस वक्त से लेके अब तक आप देख लें, जो एक धरना होता है वो 7-8 बजे तक होता है, डाले के बाद ख़त्म हो जाता है। ये पहली मरतबा इन्होंने कहा था कि जी हम 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च करेंगे। उसको भी कहा जा रहा है, मेरी इत्तला है कि वो उसको योम तशक्कर में बदलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा उस वक्त जब मुलाकातें हुई थी उनको कहा गया था, उस वक्त कहा गया था इनको अपना मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि 3-4 महीने आप खामोश हो जाएं। उबैद बीच में अमेरिका और ईरान की जंग आ गई, फिर मोहसिन नकवी ने इनको यही बताया कि अभी थोड़ा रुक जाए। अब जाहिर सी बात है, ये ईरान और अमेरिका वाला मामला तो इस तरह ही चलेगा, कभी होगी कभी नहीं होगी, वो सूरत हाल बदल गई। अब दोबारा से चीज़ें वापस आना शुरू हो गई हैं। अब इनको ये कहा गया कि जी ठीक है, जो दोबारा इनकी मुलाकात हुई है, एक इत्तलात तो ये भी है मेरी कि लीमा बीबी से भी मुलाकात हुई है। ठीक है, अच्छा। बीच में मुलाकात हुई थी और गौहर साहब के साथ तो मुस्तकिल, और इसमें आप देख लें सुहेल आफरीदी। अब ये चीज़ें तय हो गई हैं बड़े वाज़े तौर पे कि ये किसी सूरत में भी जो है ना वो जलसे जुलूस लंबे नहीं होंगे। और पीपल्स पार्टी के साथ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शायद नाराज़गी बहुत पीपल्स पार्टी को ऑल आउट करते हैं तो भी सेनेट में तो फिर आएगा ना मामला, मतलब इस तरह पीपल्स पार्टी जाने तो नहीं देगी। खैर आपकी ये खबर जाहिर है, इसको हम रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। मैं ज़रा निज़ामी साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ। निज़ामी साहब, एक आखिरी बात कर लूँ, अगर आखिरी कर लें और मुख्तसर आखिरी बात कर लूँ, इसमें मुख्तर करना है, एब्सोल्युटली राइट। देखें इसमें जो पीटीआई के साथ तय हुआ है ना, पीटीआई वाले जो है ना वो बिल्कुल इस बात पे मान गए, उनके एजेंडे में भी है, उनके मैनिफेस्टो में भी है कि नए सूबे बनने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम। अब ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के साथ इस मामले को डील करना आसान है। ये चेंज ऑफ हार्ट, मैं आपको बुनियादी बात बताना चाह रहा हूँ कि 2025 तक कोई मसला नहीं था। अब पीपल्स पार्टी पैदा कर रही है और तो नतीजा नेचुरली अलाइन हो जाती है नए सूबों के साथ। डेफिनेटली निज़ामी साहब, ये सारी बातें एक तरफ कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, उससे मिल ली है इससे मिल ली है। एक साहब ने ये खबर दी थी कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है उस पर अमल नहीं होगा। फिर आपने देखा कि उसमें बाद में किस तरह से चीज़ें होती गई और वो फिर उस तरह अमल नहीं हुआ, लेकिन उस पर जैसा चाहते थे वैसा अमल हो गया, यानी मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हो गया। वही कल ये दावा कर रहे थे कि इसको भी आप छोड़ दें, इस पर कोई अमल दरामद आप जो है फ़िक्र ना करें कि कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो ये दो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी मामलात हैं ना, सिमतें हैं। अब क्या अमल नहीं होगा और क्या इसको एक लाइक माइंडेड बेंच कह के इस फैसले को पीछे कर दिया जाएगा और कोई नया रास्ता निकाल लिया जाएगा? बहुत शुक्रिया। चूँकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और उसमें इस हवाले से चीज़ें और इदारे मुस्तहकम और मुतवाज़न फैसलों पे नहीं चलते, बल्कि चीज़ों को
इंडिपेंडेंटली आइसोलेशन में भी हम नहीं देखते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम इस चीज को देखते हैं, कल की बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, तो उसमें भी हमें एक पूरी टाइमलाइन नजर आती है और कुछ इफ्स एंड बट्स भी नजर आते हैं जो उस अदालती फैसले से कनेक्टेड हैं। ये जो आपने बात की कि दो राय बिल्कुल मौजूद हैं और दोनों मुतजाद हैं, तो ये फर्क हमें आने वाले दिनों में बिल्कुल नजर आएगा और ये हो सकता है कि फर्क बड़ा होता जाए और कुछ क्वार्टर्स में इस हवाले से अगर कुछ तब्दीलियां होती हैं तो फिर हमें ये देखने को मिलेगा कि ये पूरी की पूरी जो एक हिकमत अमली है इसके अंदर तब्दीली आएगी। उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त का टॉप एजेंडा है वो नए इंतजामी यूनिट हैं और उसको स्टैंडर्ड बनाते हुए नीचे जितनी भी पॉलिटिकल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो की जा रही हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी के तौर पे कभी भी सामने नहीं आई। ये 3 साल में उनका एक ऐसा इशू हुआ है, अदरवाइज वो नेचुरली एस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन नजर आते हैं। तो उनके लिए ये बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसके अंदर वो अपने आप को एक बेहतर सिखाएं और यहाँ पर वो अपने लिए एक अच्छी ऑफर जो है वो हासिल कर लें। ये बात दुरुस्त है कि इसमें रुकावटें बहुत हैं, एक पूरा का पूरा हल्का, एक पूरा का पूरा दायरा इसके खिलाफ है और इसी वजह से हमने देखा कि कल से मुख्तलिफ किस्म के बयानात आए और आज जो है वो नजर सानी की दरख्वास्त भी दायर की और तासुर ये दिया गया कि शायद जिस तरह ये फैसला किसी के इल्म में आए बगैर हुआ है। तो मैं तो इस चीज से इत्तफाक नहीं करता, मुझे ये चीजों की कंटिन्यूएशन में नजर आती है, उस टाइमलाइन के अंदर बिल्कुल नजर आ रही है और इसी वजह से आने वाले दिनों में इसको मुंसलिक किया जाएगा नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। और इसमें मुझे इसमें एक चीज़ आप दोनों हजरात की इजाज़त है कि इसमें नून लीग को ये मैसेज देने के लिए कि जी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी अपील पे जो उन्होंने बहुत ही बारीक सा नुक्ता निकाला है कि जी प्राइवेट अस्पतालों का जिक्र नहीं है जेल मैनुअल में, तो शायद एहतशाम साहब ये सरकारी अस्पताल की तरफ मोड़ दिया जाए, वो भी राज़ी, ये भी राज़ी और सारा कुछ हो भी अदालतों के ज़रिए रहा होगा। देखिए उबैद, आपने कल एक चीज़ नोटिस की थी कि जब पहला एक ज़बानी फ़ैसला आया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये 26 सितंबर तक रह सकते हैं, यानी एक महीना पूरा। लेकिन रिटन ऑर्डर में ये कहा गया है कि नहीं, ये मामला मेडिकल बोर्ड पे छोड़ दिया गया है। वो अगर फैसला करते हैं कि जी हफ्ते 10 दिन में ठीक हो गए हैं तो ही कैन बी सेंड बैक टू अडयाला जेल। एक ये भी है, एक ये देखें। दूसरा इसमें मेरा ख्याल है जो कैच है ना, बहुत बड़ा कैच है, वो ये है कि हुकूमत के लिए कोई ऐसा परेशानी नहीं है। मेरी तला है, मुझे बताया गया है कि शहबाज शरीफ साहब पहरा देंगे इस बात पे कि अगर ये नए इंतज़ामी यूनिट बनते हैं या लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आता है, कोई मुखालफत नहीं होगी। कल आपने बड़ा ग्रिल किया था उसको, भट्ट साहब को, सेनेटर भट्ट को, नासिर भट्ट को, वो लगे हुए थे एक ही बात में, साजिश वो साजिश भी पता चल गई क्या है। उनको लग रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर में तकरीरें की थी, शायद एक दफ़ा फिर उनके ऊपर, भाई वो तो आउट ही हो गए हैं। आपने तो अपने भाई को बना दिया चीफ मिनिस्टर, अपनी बेटी को बना लिया, नतीजतन आप रहबर के तौर पर रहेंगे। इससे ज़्यादा और क्या साजिश हो सकती है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, एक अलबत्ता बहुत अहम बात है कि जो इस वक्त परेशानी है, आपके लिए हैरत होगी उबैद के कुछ वज़रा हमसे पूछ रहे हैं यार हमें बताएं ये हुआ क्या है, कैसे गेम बन गई। तो ये है कि जिस तरह अभी माजिद साहब भी बात कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं था। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि ये एक जिसको कहना चाहिए कि फैसला ऐसा है कि जिसकी तवक्को PMLN नहीं कर रही थी, क्योंकि आमतौर पे आप लोग यही कहते हैं पीपल्स पार्टी PMLN को यही कहते हैं ना, बानी PTI का वहाँ नहीं है। जी हाँ, PTI का जेल में रहना अपना, वो कहते हैं कि ये तो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, इससे कभी पीछे नहीं हटे। अच्छा, इसमें तो गवर्नमेंट तो नहीं जा रही, अपेरेंटली लग रहा है कि मामला ठीक है, शहबाज शरीफ साथ खड़े हैं, PTI को मिला के जो है ना अगला एजेंडा पूरा करना। ये जो सारा अरेंजमेंट है निज़ामी साहब, इसमें जाहिर है अगर जो हम इसको जिस तरह से डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो शायद एक ही चीज़ मांगी गई है, या आप कह लें मैक्सिमम 2 चीज़ें। एक ये कि आपने बिहेव करना है, और सेकेंडली ये कि जो हमारा एजेंडा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का, आपने उसके साथ अलाइन रहना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बोझ बहुत है, यानी उन्होंने इस मेडिकल रिपोर्ट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना, उन्होंने बयानबाजी नहीं करनी। तो आप समझते हैं ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस है अपना रास्ता, अपनी जगह वापस हासिल करने के लिए, या शायद अपना एक्सेस दोबारा गेन करने के लिए मुताल्लिका जगहों पे? निज़ामी साहब जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है आपकी कि ये वाकई एक टेस्ट केस है। उसकी वजह ये कि हमारे पास PTM 1 की एग्जाम्पल है कि जहां पर हमने देखा कि वोट को इज्जत दो की एक कैंपेन बहुत हाई लेवल तक गई। उसके बाद हमने ये देखा कि मरियम नवाज शरीफ का जो ट्विटर अकाउंट है
उस पे एहतियात बरतना शुरू की गई और उसके बाद बयानबाजी भी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होना शुरू हो गई। तो ये पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली एक पूरी टाइम लाइन है जिसके ऊपर अमल करके चीज़ों को बेहतर किया जाता है। अब तहरीक इंसाफ में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये कि यहाँ पर दो ग्रुप्स या दो राय मौजूद हैं और दोनों बहुत वोकल हैं, बड़ी स्ट्रांग हैं। वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट से प्रोग्रेसिव वे में डील करना चाहते हैं, अग्रेशन के साथ आगे जाना चाहते हैं, 26 नवंबर का नुक्ता जिनके सामने है, वो तो ये चाहेंगे कि ये सारा कुछ नाकाम हो ताकि उनका नुक्ता नज़र दोबारा जो है वो मकबूलियत पा सके। लेकिन जो पार्लिमानी कमेटी है, पार्लिमान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, वो ये खुलूस नीयत से चाहते हैं कि चीज़ों को अब बेहतर होना चाहिए। उसकी वजह ये कि बहुत वक्त गुजर चुका है, 3 साल एक लंबा अरसा होता है, और अगर अभी से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को शुरू किया जाएगा तो हो सकता है अगले इलेक्शन तक जाते जाते चीज़ें इतनी बेहतर हो जाएं कि तहरीक इंसाफ को उसका खोया हुआ सियासी मुकाम मिले। तो ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ का एक मुकाबला बाहर की सियासत से भी है और अंदरूनी तौर पे भी तहरीक इंसाफ में इस वक्त ये मसला है। लेकिन चूंकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और पार्लिमानी पार्टी इस वक्त यकसू हैं और एक स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी तक वो प्रिवेल करेंगे और वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में करने की कोशिश। लेकिन इसमें एहतशाम साहब, इसको ज़रा अगर हम मुख्तसरन बयान करें तो अगर ये मुफाहमत, डील, एग्रीमेंट, अरेंजमेंट किसी भी चीज़ पे जाते हैं तो तहरीक इंसाफ का जो हार्ड कोर नज़रियाती वर्कर है वो तो खुद अपनी क़यादत पर तनकीद शुरू कर देता है। तो फॉर द फेस ऑफ इट इनको वो मुज़ाहमत वाला भी एक चैप्टर खुला रखना होगा। आपको नहीं लगता कि आखिर में जब नए सूबों, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाले मामलात पे आप जाते हैं और चीज़ें अचीव हो जाती हैं और ये इलाज भी हो जाता है, थोड़ा एक्सेस भी मिलता है, तो जो दूसरा ग्रुप है उसके अचानक इश्तियाल अंगेज़ बयानात से पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, हो सकती है, और शायद यही इस पूरे टायर में से हवा निकालने का तरीका और रास्ता हो? देखिए उबैद, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे अब सामने आ गई कि जब आपने देखा कि पीटीआई की लीडरशिप एक तरफ हो गई थी और उसके बाद हलीमा बीबी ने जब सख्त बयानात शुरू किए देने, तो पीटीआई की लीडरशिप को उनके अपने वर्कर्स ने जिस तरह उनको रगेदा और जो उनके अपना क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे लोग बैठों ने जिस तरीके से उन्होंने हलीमा बीबी की हमायत की, वो एक आपके सामने है। अब सूरत हाल जो इस वक्त है ना, एज़ वी स्पीक, इस वक्त वैद जो मफाहमती ग्रुप है ना, मुजाफती ग्रुप के ऊपर हावी हो गया। पूरी फैमिली, हलीमा बीबी, सारी बहनें इंक्लूडिंग बानी पीटीआई, इमरान खान, मैं दावे से कह सकता हूँ ये सारे के सारे जो है ना, अब ये इनको सेकंड थॉट एक आया, बीमारी अपनी जगह पे। अब उनको पता चल रहा है कि भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सियासी धारे में वापस आने के लिए में ये सब कुछ करना ज़रूरी है। आखिरी बात इसमें ये है कि ये जो लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये तो जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ है, तो वहीं से कुछ इतलात मुझे मिली है। वो कहते हैं कि 2019 में जब नवाज साहब लंदन गए थे तो क्या ये जेल मैनुअल के मुताबिक था? ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है कि जी एक कैदी जो है ना सज़ा याफ्ता शख्स 50 रुपये के स्टैम्प पेपर में। मैं इधर ही आना चाह रहा था, शुक्र है कि आप बात को यहाँ ले आए। मैं आप दोनों से इस पर टेक चाहूँगा। पैटर्न अभी देखें, निज़ामी साहब ने कहा PDM 1 और फिर वो मुज़ाहमत थी, फिर मुफाहमत में कन्वर्ट हुआ, ट्विटर खामोश हुआ और फिर मामलात। क्या ये पहला कदम बानी PTI को बाहर ले जा सकता है? क्या वो कुछ अरसे के लिए खामोशी से बाहर जाएंगे? पहले आप एहतशाम साहब मुख्तसरन। देखिए उबैद, ये तो बात मैं आपको बता सकता हूँ कि जो PTI के जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है वो तो इस बात पे तो एग्री करते हैं कि जी अपने सॉफन जो किया स्टैंड हमने, उसका तो एक नतीजा ये निकल सकता है कि अगर खामोशी 2 महीने की जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि सितंबर तक आप खामोश रहें, तो ये बनी गाला तो बुशरा बीबी को भी और नवाज साहब, इनको इमरान खान साहब को भी भेजा जा सकता है। बाहर भेजने वाला मामला जो है ना, वो कतई तौर पर जो बानी PTI तैयार नहीं है। उनको पता है कि बाहर जाने का तो मतलब अपनी सियासत खत्म करना, ये एक बहुत बड़ा लीप है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप होगा जो कुछ भी होना है। निज़ामी साहब, आपकी क्या कैलकुलेशन, आप समझते हैं ऐसा होगा या खुद बानी PTI इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करेंगे? मुख्तसरन पाकिस्तान के अंदर मामलात हल करने की कोशिश होगी, लेकिन इत्तेमाद की बड़ी तारीख है। उसकी वजह से मुझे ये बड़ा एक नाजुक मामला लगता है कि मामला अपने अंजाम तक पहुंच जाता है तो ये एक सियासी मोजा मैं इसे कंसीडर करूंगा। उससे नीचे इसे मैं नहीं देखता क्योंकि इसमें मुश्किलात बहुत हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया एहतशाम रख साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। तौर पर अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है, लेकिन हालात बदलते हुए यहाँ देर भी नहीं लगती, तो PTI को एक कदम फूक फूक कर चलना होगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। 15 अगस्त को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल एक दस्तावेजी फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी है।
नाम रखा गया है कि अब राज खोले जा रहे हैं। दावा किया गया है कि 88 घंटों की लड़ाई में भारत ने अपने तमाम तर जो मकासद हैं वो हासिल किए और पाकिस्तान को फैसला कुन जवाब भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसे वाकई जंग का गैर जानिबदार पोस्टमार्टम कहना है तो फिर वो हक़ाइक़ कहाँ हैं जो खुद भारतीय बयानिए को मुश्किल में डालते हैं। 7 मई की फ़ज़ाई लड़ाई में भारत के तैयारे गिरे। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान बाद में खुद इन तैयारों के नुकसान को तस्लीम भी कर चुके हैं। यही नहीं, अमरीकी सदर ने भी मुतअद्दिद बार भारतीय जंगी तैयारे गिराए जाने की तस्दीक की, जबकि फ्रांसीसी फ़ज़ाइया के सरबराह ने भी भारतीय तैयारों के नुकसान से मुताल्लिक़ शवाहिद देखने की बात की। तो फिर ये 100% कामयाबी का दावा किस पैमाने पर किया जा रहा है? ये दस्तावेजी फिल्म में जो फैक्ट्स हैं, हक़ाइक़ हैं, वो क्यों गायब हैं? पहलगाम हमले के बाद भारत ने 7 मई की कार्रवाई को ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ अपना जवाब करार दिया था, लेकिन ख़ुद अमित शाह ने बाद में पार्लियामान को ये बताया कि पहलगाम के मुबैना 3 हमलावर 28 जुलाई को एक अलग कार्रवाई में मारे गए। जिन अफराद को भारत ने बाद में असल हमलावर करार दिया वो मुबैना तौर पर 82 दिन बाद ऑपरेशन महादेव में मारे गए। तो फिर आपने 7 मई को किन को ख़त्म किया था, किसको सज़ा दी गई थी? भारतीय मौक़िफ़ ये है कि उस रोज़ अफराद नहीं बल्कि उन तंजीमों के मुबैना ढांचे को निशाना बनाया गया जिन्हें वो हमलों का ज़िम्मेदार करार देते हैं। मगर यही वजाहत दस्तावेजी बयानिए में साफ और गैर जज्बाती अंदाज से क्यों सामने नहीं आती? और अब इसी माहौल में अमित शाह एक नया दावा भी कर रहे हैं कि भारत की 14 रियासतों में कार्रवाई करके पाकिस्तान से मुंसलिक दहशतगर्द नेटवर्क के कोई 200 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, 250 से ज़्यादा हिरासत में हैं और 80 से ज़्यादा मुकदमात हैं। असलहा, दस्ती बम, गोला बारूद बरामद हुआ है और पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। अगर ये इतना बड़ा नेटवर्क है तो सवाल बहुत ही सादा सा है कि इसके सबूत क्या हैं? इन 200 से ज़्यादा अफराद की शनाख्त क्या है? इनके खिलाफ शवाहिद क्या हैं? पाकिस्तान से मुबैना राबते किसी अदालत या फिर किसी और फोरम से साबित होते हैं? कौन सा मवाद आज़ादाना जांच के लिए सामने रखा गया या बस मुंह उठाया और इल्ज़ाम लगा दिया? पाकिस्तान अलबत्ता इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुका है, इसलिए दावे और सबूत के दरमियान जो फासला है वो ख़त्म करना भारत की जिम्मेदारी है, जैसे कि पहले भी थी। पहलगाम वाक़े पे भी हमने कहा भाई सबूत दे दें। यही डेफिनेटली सबसे बड़ा सवाल है कि भारत अपने आवाम के लिए एक ऐसी जंगी कहानी बना रहा है कि जिसमें हर नुकसान गायब है, हर दावा सिर्फ और सिर्फ कामयाबी है और हर इल्ज़ाम पाकिस्तान से ही जोड़ दिया जा रहा है। और अगर कल इन्हीं दावों को किसी नई कार्रवाई का जवाब बनाया जाए तो क्या दुनिया पहले सबूत मांगेगी या एक और तैयारशुदा कहानी सुनाई जाएगी? क्योंकि संजीदा रियासती बयानिया, फिल्मी मनाजिर, जज्बाती म्यूज़िक और बड़े दावों से हरगिज़ नहीं बनता। वो शवाहिद, तसलसल और ऐसे हक़ाइक़ से बनता है कि जो मुखालिफ सवाल के सामने भी कायम रह सकें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर साबित हो सकें। और यहीं शायद बॉलीवुड जीत जाता है और सबूत हार जाते हैं। भारत की शर्मिंदगी और रुसवाई होती है। तो एग्जैक्टली भारत इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज़ और नए इल्ज़ामात की रोशनी में क्या सोच क्या रहा है, एग्जैक्टली करना क्या चाहता है, इसको डिस्कस करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिर है हम तो ये मार्का हक़ में सुनते रहे हैं, ख़ुद DGISPR ने कहा था कि आपकी इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी है, आप बड़ी ज़बरदस्त फिल्में बनाते हैं, तो आप वो बनाएं लेकिन जंग के साथ उसको मिक्स ना करें। तो उन्होंने एक बार फिर वही किया कि जंग के हक़ाइक़ को मस्क करने के लिए एक नई फिल्म, एक नया ड्रामा जो कि टोटली ऑन ग्राउंड सिचुएशन से मई 2025 की सूरत हाल से यकसर मुख्तलिफ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ऐसा ही है, ये बेसिकली डोमेस्टिक ऑडियंस नैरेटिव है। इट इज़ ए प्रोपेगेंडा वीडियोस है या डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है टू इम्प्रेस दी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है। और जिस तरीके से वाज़ेह तौर पे परवीन सानी ने कहा है कि अपनी मिलिट्री को सुपीरियर साबित करने की कोशिश की है और फिर उन्होंने एक हाइपर नेशनलिज्म को क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, दिस इज मर्डर ऑफ हिस्ट्री या म्यूटिलेशन ऑफ हिस्ट्री है। जो एक्चुअल रियलिटी है आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? द ग्राउंड रियलिटी जो दुनिया के वो जराइद, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने जब लिखा और स्टोरीज कैरी की, पाकिस्तान हैज इन्फ्लिक्टेड ए ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन इंडिया, और उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान प्रिवेल कर गया है। वाशिंगटन टाइम्स ने तो लिखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इट वाज ए डिफाइनिंग मोमेंट कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से किया। उन्होंने कहा दिस ए पैराडाइम शिफ्ट पाकिस्तान की वजह से खित्ते में आई। और उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप वाज स्टन्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान। फिर उन्होंने इसी अखबार में लिखा कि जो पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान में जिस तरीके से मिलिट्री डिसिप्लिन को शोकेस किया, स्ट्रेटेजिक फोकस दिखाया, एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज दिखाई। कहते हैं अमेरिकन समझते थे दीज वर अनअटेनेबल, लेकिन पाकिस्तान ने वो करके दिखाया। और देखें,
अगर जिस तरीके से अगर हमने आज कहते हैं 8 जहाज गिराए तो क्यों डिस्ट्रॉयड एविएशन के जो स्टॉक से गिर गए, चेंगटू JTNC के जो स्टॉक थे वो क्यों चढ़ गए, तो वो रियलिटी थी। फिर आप देखें कांग्रेस में रिपोर्ट सबमिट हुई जिसमें कहा कि पाकिस्तान इसमें कामयाब रहा है, इंडिया को उसकी शिकस्त भी है। तो बहुत सारे हकाइक है, लेकिन इंडिया का एक माइंड सेट है। आप देखें कि एक स्टडी आई थी रिसेंटली 2019 से अभी तक 45 प्लस इंडिया ने फिल्में बनाई, और जिसमें फोकस किया था पाकिस्तान और इस्लाम था। और इस फिल्मों में कहते हैं 3,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए हैं, और बाद आधी फिल्में तो इनकी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन ये था सिंस रॉ का ऑब्जेक्टिव था, वो पाकिस्तान को मलाइन करना था। लेकिन इस 3,000 करोड़ रुपए अगर करके अपने डेवलपमेंट में लगाते हैं, जो लोग वहां पे कोई लैटरी नहीं बना देते इंडिया में, तो उनके अभी लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा रिसेंटली एक होता। सीरीज़ भी बनाई है वो कारगिल से मुतालिक, और उसमें जो कुछ विजुअल्स हैं उसको मैं देख रहा था, ट्विटर पे लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये ना सिर्फ तारीख मस्क करने के मुतरादिफ है, बल्कि ये जो लॉ ऑफ फिजिक्स है उसकी भी शदीद खिलाफ वर्जी है। जिस तरह से उन्होंने फाइटर जेट उसमें उड़ा दिए, शायद ज़ाहिर है हकीकी ज़िंदगी में उनसे नहीं चलते, तो फिल्मों में उनसे हो जाता है मैनेज। लेकिन ये अमित शाह वाला जो मामला है ब्रिगेडियर साहब, ये जो 200 लोग पकड़ लिए, 250 हिरासत में, कोई 80 मुकदमात हैं और सारा कुछ पाकिस्तान से गया हुआ है, इसको ज़ाहिर है सिर्फ एक खबर की हद तक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भारत पहले ये फुटप्रिंट देता है, कुछ स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, और उसके बाद फिर वो कुछ फॉल्स फ्लैग प्लान कर रहा होता है। इसको इसी तनाजुर में देखें, या ये भी लोकल ऑडियंस को सिर्फ एंगेज करने के लिए, जो भी अभी वहाँ हुआ कॉकरोचेज एंड ऑल दैट, उस तनाजुर में? देखें, बिल्कुल सही है। देखें कि दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब आपका दुश्मन इंडिया जैसा मुल्क हो जिसने आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। पाकिस्तान पर देखें, टेररिज्म पे स्टेट पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान का गैस इस्तेमाल कर रहा है, अफगानिस्तान के साइल यूज़ कर रहा है, और ये पहलगाम वाला ड्रामा भी सी देखे। सो दे हैव ए हिस्ट्री ऑफ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है, ये स्टेज इनकाउंटर से, स्टेज रिकवरी से, बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं। तो मेरा ख्याल में कि ये भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये इम्प्रेस करने की उन्होंने कोशिश की है, और जिसमें ये बताया गया कि इस तरीके से एविडेंस अभी तक ऐसा लेके नहीं आए हैं। देखिए, जब पाकिस्तान में 5 डोजियर हमने जमा करवाए हैं, तो हमने इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिया है। हमने तो वो 4 बंदों के नाम भी दिए हैं भाई, जो इन चीज़ों में ये इन्वॉल्व है। और जिस तरह APS पेशावर में जब हमला हुआ, तो जो बंदा था अंगोरा अपाजी, वो जलालाबाद बैठा हुआ था, ही वॉज कंट्रोलिंग दी APS का जो हमला हो रहा था पेशावर में, तो उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी है। मस्तूम में सराज रईसानी शहीद पे हमला हुआ, तो गोविंदा पटनायक स्पिन बोल्दक बैठा हुआ था, और वो वहां से ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा था। तो हमने तो नाम तक दिए हैं। तो बाकी देखें, एविडेंस होना चाहिए। अगर इंडिया एविडेंस देखे, आज तक आपको पहलगाम का दिया उन्होंने एक भी एविडेंस, नॉट ए सिंगल पर्सन एविडेंस दिया है, नहीं है। लेकिन इंडिया की इतनी ह्यूमिलिएशन हुई है, इतना डिस्ग्रेस हुआ है कि इतना अपने थिंक टैंक्स भी कहते हैं कि भाई आपने इंडिया जो देखे ना, हम इसके मोदी जी का क्यों शुक्रिया अदा करते हैं। दे हैव विकेटेड द सो कॉल्ड लीडरशिप ऑफ साउथ एशिया, हमने टेक ओवर कर लिया है। वी आर सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, धड़ाम से गिर गया, और शायद यही वजह है कि भारत जो है वो लोकल ऑडियंस को एंगेज करने के लिए इस वक्त फिल्मों के जरिए, डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए कोशिशें जारी रखे हुए। लेकिन ज़ाहिर है सच सच होता है, सबूत हमारे पास हैं, फिल्में आपके पास हैं, बनाते रहें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। प्रोग्राम करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। 28 और 29 जुलाई की दरमियानी रात आखिर मीर रज़ा अली ख़ान के साथ हुआ क्या है, ये वो सवाल है जो इतने दिन गुजर जाने के बावजूद पूछा जा रहा है। और ये सवाल हर गुजरते दिन नई डेवलपमेंट के साथ मज़ीद अहम भी होता चला जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है इस पर ही सारी जो कहानी है, कार्रवाई है, उसके जवाबात मौजूद हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंगली या अनफॉर्चुनेटली आप कह लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पीसेस में है, बिट्स एंड पीसेस में है, जो कन्फ्यूजन को जन्म लेता है। पहले आपने देखा कि वो कुछ फुटेजेस आई जिसमें मीर रज़ा को जाते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, फिर गुलिस्तान जौहर में घूमते हुए देखा गया। फिर जी एक फुटेज आई कि जिसमें एक मोटरसाइकिल आकर रुक रही है, वो देखी गई। अब एक नई फुटेज है, करीब की मस्जिद के कैमरे से सामने आने वाली जो फुटेज है वो कहानी में कुछ नए किरदार शामिल कर रही है। मगर कातिल कौन है ये डेफिनेटली अब भी किसी को नहीं पता, अभी भी अंदाजे हैं, सवाल हैं जिनके जवाब नहीं हैं। इस फुटेज में रात तकरीबन 3:35 से 37 मिनट के दरमियान 2 मोटरसाइकिलें इस इलाके में दिखाई देती हैं, इस एग्जैक्ट लोकेशन के आसपास दिखाई देती हैं। सुबह 4:50 पर एक शख्स मस्जिद के करीब तकरीबन 3 मिनट तक मौजूद है, टहलता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी मशकूक हो जाता है। फिर तकरीबन 5:45 पर एक पुलिस एहलकार इलाके में दिखाई देता है। पुलिस मोबाइल भी यहाँ तकरीबन 5:50
52 पर नज़र आती है, जबकि मीर रज़ा की लाश की जो बाकायदा इत्तला है वो बहुत बाद में सुबह 11:52 पर एक माली की तरफ से पुलिस को दी जाती है। ये पुलिस मोबाइल कहाँ से आई, किस थाने की है, रोजनामचे में एंट्री है नहीं है, जियो फेंसिंग के ज़रिए पता चला वो मोटरसाइकिल सवार कौन थे, और फिर ये मस्जिद के आसपास जो शख्स टहल रहा है ये कौन है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस केस को सादा और आसान कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल मौजूद हैं, जवाब नहीं मिल पा रहे। और इस बीच जो मीर रज़ा के वालिद हैं वो बुनियादी तौर पर ये कहते हैं कि इस केस में टेम्परिंग हो रही है, सिंध हुकूमत टेम्परिंग कर रही है। क्या टेम्परिंग हो रही है, उनके खदशात क्या हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ में डिटेल डिस्कस करेंगे। मुझे मीर रज़ा अली ख़ान के वालिद मीर हुसैन अली ख़ान साहब ज्वाइन करें। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। बुनियादी तौर पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप जो पहले मुतमईन थे अब आप ये खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि केस के साथ टेम्परिंग हो रही है। एग्जैक्टली आप इस टेम्परिंग को कैसे डिफ़ाइन करना चाहेंगे, क्या खदशात हैं आपके, क्या हो रहा है? सर टेम्परिंग में उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ अभी 2 दिन पहले जो चैनल है उसके ऊपर जो रिलीज की गई टाइमिंग, क्राइम सीन यूनिट, रिक्शा, मोटरसाइकिल, वाइट ऑल्टो, ये तमाम वीडियो जो हमने नहीं देखी है, ये चीज़ हम अब देख रहे हैं। ये चीज़ जो 1:42 11:42 से बॉडी की इतला दी गई, उसके बाद से लेके 1:41 तक, 1:45 बजे तक बॉडी को वहां से उठाया जा रहा है, और उसके बाद क्राइम सीन यूनिट उसको कवर नहीं कर रहा। उसके बाद जो है 3:11 पे क्राइम सीन यूनिट सोशल मीडिया पे देखता है कि एक डेड बॉडी मिली है। वो डेड बॉडी के लिए वो उधर आने की बजाय ब्लॉक 7 में एक डकैती होती है, उधर चले जाते हैं। किसी की कॉल के ऊपर किसी ने रोका गया उनको कि इस जगह पे नहीं आना, आपने उधर जाना है, तो कौन किसने रोका है? राइट सर। उसके बाद 29 तारीख रात 3:30 बजे की वीडियोस रिलीज होती हैं, जिसमें एक सफेद कुर्ता शलवार में भी बंदा दिख रहा है, मोबाइल की मौजूदगी दिख रही है, रिक्शा की मौजूदगी दिख रही है, 2 मोटरसाइकिल की मौजूदगी नजर आ रही है, मोबाइल के जो स्क्रीन लाइट्स हैं उनके 3 लाइट्स भी नजर आ रहे हैं। तो आप बताएं कि ये फेलियर किधर है? तो हम वो बात कर रहे हैं, और स्टिल अभी जो करंट टीम है वो भी आई थिंक कि उसी सिनेरियो पे चल रही है जो पहले का सिनेरियो था। तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। हम इस चीज़ को अभी भी उनको स्पेस दिया है हमने कि चले, वो अभी तफ्तीश कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताएंगे। मगर जो वीडियोज आ रही हैं टीवी के ऊपर, और शादेब खानजादा की जो बात आ रही है कि सुबह दुनिया से रुखसत होने से पहले सुबह 4:30 बजे आई मैसेज के थ्रू राब्ता रहा है रजा का, और रजा को गाइड किया गया है। सर ये बहुत इसके ऊपर तो हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि ये 21 दिन के बाद ये चीज पता लग रही है कि उसके मोबाइल से उसका राब्ता था, उसको गाइड किया गया। अच्छा, यही चीज मीडिया पे भी चली है कि एहसानुल्लाह जो ड्राइवर थे वो कह रहे थे कि मीर रजा अपनी लोकेशन बता रहे थे, वो मेरी लोकेशन का नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे मैं जो लोकेशन बता रहा हूँ उस पर चलो। तो सर इसको पुलिस इसकी इस तरह से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही? पुलिस क्राइम मीर साहब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस रोज़ रज़ा का सोयम था आपकी और हमारी बात हुई थी, और आपसे मैंने मुख्तलिफ नौइयत के सवालात पूछे, और आपने तमाम ही सवालों का जो है वो इनकार किया कि जी कोई पार्टनरशिप का मसला नहीं है, कर्ज़ का मामला नहीं है, दीगर चीज़ें, लेकिन ये बाद में अनफोल्ड होती गई। बल्कि आपका अपना बयान है कि कर्ज़ होता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर भी है, पूरी कौम पर है। आपने उस रोज़ मेरे सवाल पर यह कहा था कि आप पुलिस टीम से मुतमईन हैं। आपने फिरोजाबाद थाने के SHO का नाम लिया था और कहा था कि आप मुतमईन हैं। थोड़े अरसे बाद आपने ये बताना थोड़े अरसे बाद आपने ये बताना शुरू किया कि पुलिस को आप कहते रहे कि गेस्ट हाउस जाओ, वो गेस्ट हाउस नहीं गए, और आपने उस टीम से मुताल्लिक अपने खदशात का इजहार किया। आमिर फारूकी साहब वाली जो टीम है उस पर भी आपने कहा कि आपको इत्मीनान है, और आज कुछ रोज़ बाद आप कहते हैं कि आपको इत्मीनान नहीं है। तो एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हैं और पुलिस क्या नहीं कर रही? मैं अभी आपको मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा स्पेस दी है उनको भी। देखिए सर, लेकिन आप टेम्परिंग का भी इल्जाम लगा रहे हैं। जी, आप मेरी बात सुने ना सर। मैंने आपको पहले दिन भी बोला, एक टीम बन गई। मेरा आदिल अफजाल मेरा कोई जानने वाला नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है। एक हुकूमत की तरफ से एक टीम है, एक इनकी SOP है, एक पुलिस के जिम्मेदार SHO हैं। उन्होंने बोला आए, हम उन पे एतबार कर रहे हैं सर। हमने मैं आपको जिस दिन नई टीम बनी है उस दिन से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि हम तो जो भी टीम आएगी हम उस पर एतमाद करेंगे। इन दी एंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है।
हमने ट्रस्ट किया। मैंने आपको कहा कि 5-6 दिन में इनका भी पता लग जाएगा। अगर इनकी सिम सही नहीं होगी तो हम बताएंगे आपको। तो मैं तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही चल रहा हूँ सर। अभी कोई और नई टीम भी बनेगी तो मेरे को ट्रस्ट करना है उन पे, हम तो ट्रस्ट करेंगे। मगर क्या सारे अफसर ही कोई एक बंदा भी नहीं है इस तरह कि जो प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करे? मैं वो बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में फिरोजाबाद एसएचओ आना चाहिए, उसके बाद वो मोबाइल दोनों पुलिस अफसर आना चाहिए। ये वीडियो तो आप देख रहे हैं ना सर, हमें ये क्यों नहीं दिखाई 20 दिन में? हम डिमांड करते रहे वीडियोस की। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं सर कि जब हमने वीडियो देखी तो सबसे पहले किस से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी चाहिए? उन दो 15 वालों से, उसके बाद जो मोबाइल आई उससे, उन्होंने बॉडी बगैर क्राइम सीन के उठा के कैसे भेज दी, उनसे होनी चाहिए। क्राइम सीन यूनिट से होनी चाहिए, ईजी वाले से जो है ना उससे होनी चाहिए। एसएचओ जौहर से सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें ना। मैं मीर साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप फुटेजेस पे बात कर रहे हो। डेफिनेटली इस केस का सबसे बड़ा मसला ये है कि हर गुजरते दिन के साथ कोई नई फुटेज आती है, उसकी नई नरेशन होती है, नया रुख होता है और केस को वो एक नया रास्ता दिखा रहा होता है। जिस दिन रजा की लाश मिली, आपने तदफीन कर दी, जैसे ही पुलिस आपके साथ इन कांटेक्ट आई, आपको कितनी फुटेजेस दिखाई गई? एग्जैक्टली एक फुटेज जो मीडिया पे उन दिनों में सर्कुलेट हुई, घर के बाहर फ़ोन फेंक रहा है या वो जो आपने कहा कि हिंट दे रहा है, उसके अलावा एक फुटेज वो जो वो गुलिस्तान जौहर में चलते हुए नज़र आ रहा है। इन फुटेजेस को हमेशा रिवर्स किया जाता है कि यहाँ इस फ्रेम में ये आया कब। आपको वो रिवर्स करके नहीं दिखाई गई कि कब से रजा यहाँ था और उसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर? सर मेरे ख्याल में आप पहले दिन से मुझे सुन नहीं रहे कि एक निजी चैनल को टीवी की वीडियोस फराहम की जा रही हैं, उसकी वीडियोस निजी चैनल को फराहम की जा रही हैं। इसी डॉट को कनेक्ट करने के लिए ये पूछ रहा हूं कि आपको पहले दिन कौन सी फुटेजेस दिखाई गई थी? क्योंकि कोई भी फुटेज हम देखते हैं तो हम पूछते हैं कि हमें ये दिखाई है कि ये आया कब यहाँ पे, देख तो रहा है आया कब? कोई नहीं दिखाई हमें। हमारा देखें, मैं आपको कितने दिन से बोल रहा हूँ कि हमें कोई एक वीडियो हमें दी तक नहीं गई थी सर। 12 दिन तक तो हमें वीडियो ही नहीं, एक निजी चैनल के थ्रू हमें वीडियोस मिल रही थी, हम उसको कॉपी कर रहे थे। हम तो मांग रहे हैं, मुझे तो बोला गया 4 तारीख को जो है ना गेस्ट हाउस सील कर दिया गया, वो 13 तारीख को सील हो रहा है सर। ऐसा तो फिरोजाबाद ने बोला था कि 4 तारीख को कि हमें ये ऐसा हमने गेस्ट हाउस सील कर दिया है। तो हम किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं? हम अपने जो बैठे हुए हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए, जिनका काम है हमारी हिफाजत करना, ये वो लोग हमें कह रहे हैं तो मेरा काम है मानना। सर आप आके मुझे कुछ बोलेंगे, आपके चैनल पे कुछ चलेगा, कोई वीडियो चलेगी रजा के हवाले से तो मैं देखूंगा ना, आप उसको फेक तो नहीं चलाएंगे। अगर वीडियो चला रहा है, उनके पास वीडियो आई तो मेरे पास क्यों नहीं आई वो? या क्या पुलिस ने उसको उस तरीके से देखा जो के क्राइम रिपोर्टर बता रहे हैं या दिखा रहे हैं? सफेद कुर्ते शलवार वाला रिक्शा, मोबाइल। आपको पुलिस ने ये बताया कि उसने जियो फेंसिंग की हो इस इलाके की और ये पता किया हो कि कितने लोग इस विसिनिटी में उस एग्जैक्ट टाइम के आसपास घूम रहे थे? तो सवालात सर, इन्हीं के सवालात करने के लिए तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो पुलिस वालों को हिरासत में लेना चाहिए, उन पे FIR कटनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्यों आपने ये टेम्परिंग की है, क्यों आप लोग क्राइम सीन पे नहीं पहुंचे, क्यों आपने जियो फाइनेंसिंग नहीं की। 15 दिन के बाद तो मोबाइल और स्मार्ट वॉच पंजाब वहां भेजी जा रही है, ये किसके पास पड़ी हुई थी? आपने कहा क्राइम सीन यूनिट को मौके पे पहुंचने से रोका गया। क्राइम सीन यूनिट को मौके पे पहुंचने से रोका गया, किसने रोका था? तो ये अब आप पता करेंगे ना सर, टीवी पे चल रहा है ना, मीडिया पे चल रहा है ना सर। ये आपने इसको इन्वेस्टिगेटिंग टीम से कंफर्म किया था? किससे? इन्वेस्टिगेशन टीम से कंफर्म किया, उनको जो बयान दिया गया हो क्राइम सीन यूनिट की तरफ से, उन्हें ये बताया गया कि क्राइम सीन यूनिट को डाइवर्ट किया, मौके पर नहीं पहुंचने दिया गया? सर आप मुझे बताएं, आप बोल न्यूज पे माशाल्लाह से काम करते हैं, आप एक न्यूज शाया करेंगे, अदम्पशन पे करेंगे या आप फैक्ट्स पे करेंगे या कोई तहकीकात करके करेंगे आपका क्राइम रिपोर्टर? डेफिनेटली बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं, जराए से आ रही होती है, उनको छान पटक के फिर ऑन किया जाता है, फिर किया जा रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने ये कहा कि क्राइम सीन यूनिट को ब्लॉक 7 गुलशन भेज दिया गया। मीडिया पे चल रहा है। आपको किसी क्राइम सीन यूनिट के एहलकार ने, किसी अफसर ने ये बताया कि उन्हें ये कहा गया था? सर मीडिया पे चल रहा है, हमने पूछा इन्वेस्टिगेशन टीम से, अभी इन्वेस्टिगेशन टीम ने आपको इस पर जवाब दिया? अभी जवाब हमें नहीं मिला, ठीक है, कल हमने पूछा है, ये मीडिया पे चल रहा है सर।
आपने क्या इन्वेस्टिगेशन आप टीम इस से ये तरह पूछा तो कि वो जो बहुत नहीं नहीं सारे सवालात मैं हैं इससे जो समझ रहा आपसे- मैं इसलिए क्योंकि आप फर्स्ट कांटेक्ट हैं इन्फॉर्मेशन टीम के साथ, मैं आपसे चीज़ों को समझने के लिए सवाल कर रहा हूँ। यहाँ पर हरगिज़ कोई दूसरा तीसरा मकसद मेरा नहीं है। वो जो पुलिस मोबाइल है वो गालिबन मुबीना टाउन थाने की बताई जा रही है, वो वहाँ पर क्यों थी, उसकी रोजनामचे में एंट्री है, आपने जाहिर है ये सवाल भी पूछे होंगे, इन्वेस्टिगेशन टीम क्या बताती है? सर यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये कौन सी पुलिस है, ये कौन से एसओपी पे काम कर रही है, ये किसके कहने पे काम कर रही है, क्यों इस मर्डर को छुपाया जा रहा है, क्यों इसको दबाया जा रहा है, क्यों इसको किसी से एक्सपोज होने से रोका जा रहा है। अगर इसमें पुलिस की नाअहली है तो उसको देखे, इंसान है, फरिश्ते थोड़ी हैं। हम तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर गलती हुई है उनकी एक्सेप्ट तो करें, बताएं तो कि हाँ जी हमसे गलती हो गई है, हमारे क्राइम सीन यूनिट को 15 मिनट में पहुंचना चाहिए था एज पर एसओपी, क्यों नहीं पहुंचा। आपने अभी तक, आप न्यूज वाले, आपने अभी तक इस चीज पे किसी से सवाल किया सर? मीडिया पुलिस अफसरान तो इस सारी सूरत हाल पे आपको पता है मीर साहब, आप इस सारी सूरत हाल को खुद भी देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। पुलिस अफसरान इस सूरत हाल में ना जवाब देने के लिए तैयार हैं और ना ही वो भेजे गए सवालनामों के जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आपके सामने है सारी सूरत हाल में, इसलिए आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आई मैसेज के जरिए वो राब्ते में था, क्या आपको इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह बताया कि वो आई मैसेज के जरिए किससे राब्ते में था और क्या उसको वो ट्रैक कर सके हैं, ट्रेस कर सके हैं कि एग्जैक्टली क्या कन्वर्सेशन थी? सर जो मीडिया पे आई है ना वही हमने सवालात किए हैं, अब हमें जवाब मिलने हैं आज। आपका आखिरी राब्ता इन्वेस्टिगेशन टीम से कब हुआ? सर कल रात में हुआ है ना, ये बता रहा हूँ ना आपको। तो उन्होंने कमबैक का कहा ना, तो वो अब उसका बताएंगे। हम तो ये सवाल मीडिया पे देख के आप कुछ चलाएंगे तो हम वो भी सवाल पहले मीडिया से, पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम से पूछेंगे कि ये चीजें हमें क्यों नहीं पता लग रही हैं। रजा का जो कत्ल है, रजा की लाश मिलने के बाद से जाहिर है पहले खुदकुशी फिर कत्ल का मामला, आप समझते हैं कि अगर पुलिस टैंपरिंग कर रही है या हुकूमती लेवल पे कोई टैंपरिंग हो रही है, अगर आपका ये इल्ज़ाम है, आपका खदशा है, आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली किन लोगों के साथ या किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है? यानी एग्जैक्टली हुआ क्या है कि केस भी सामने है, लाश भी सामने है, एक पोस्टमार्टम गलत, दूसरे पोस्टमार्टम में कहाँ क्या हो रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है इसको? पर मेरा कहना ये होगा कि ये चीजें आपके सामने, आप पहले दिन से इसको कवर कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि कहाँ मसले आ रहे हैं। जब एक रिपोर्ट बनती है 6 तारीख को, उसके लिए रात 12:15 बजे एक रिपोर्ट आ जाती है। अभी तक किसी ने इस हवाले से, किसी मीडिया ने हुकूमत से सवाल नहीं किया कि एक मेडिकल रिपोर्ट बनती है, मेडिकल पैनल बनता है शाम में 4:30 बजे, उसको पैनल को के लेटर को डिसमिस किया जाता है और रात 12:15 बजे, 12:30 बजे एक नया लेटर निकलता है। ये सवाल किसी मीडिया ने नहीं किया, राइट सर? ना आपने किसी हुकूमत के बंदे से किया है। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप पहले दिन से देख रहे हैं मर्डर, ये शहीद रजा का जो मर्डर है, ये हम पहले दिन से बोल रहे हैं। इस चीज को साबित करने के लिए, नैरेटिव चेंज करने के लिए हमने दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चे की कब्र खुशाई कराई। जो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जिसका पोस्टमार्टम हुआ, 17 सैंपल सील किए गए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, एज पर लॉ को फॉलो करते हुए, एसओपीज को फॉलो करते हुए, रात 8 बजे इनकी रिपोर्ट जारी हो जाती है, वो भी मीडिया के साथ शेयर कर दी गई। तो आपको कहीं नहीं नजर आ रहा कि पुलिस इसमें क्या कर रही थी? पुलिस किसके कहने पे कर रही होगी? मुझे ये बताइए कि इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है? एक लड़का जो एक कार्ड से काम शुरू करता है, माशाल्लाह से मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं मीर साहब कि एक बच्चा जो कार्ड से, केस आपका है, बच्चा आपका क्या, और आपको डेफिनेटली हमसे ज़्यादा सवालों के जवाब की तलाश होगी और आप उसके लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। एक बच्चा जो कार्ड से बिजनेस शुरू करता है, 2 से 3 ब्रांचेस पे चला जाता है, पार्टनर्स हैं, जाहिर है पैसे की रोलिंग भी चलती है, किन लोगों से कनेक्टेड रहा होगा? क्या कुछ इस तरह के किसी ग्रुप से, कुछ लोगों से, उसको क्या कहना चाहिए, किसी आई डोंट नो, इसको माफिया कहना चाहिए, किसी नेक्सस को कहना चाहिए, कहीं गलत लोगों के साथ तो इन कांटेक्ट नहीं आया कभी मीर रजा पैसों के लेन देन के मामले के हवाले से? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं नजर आया, कभी भी नहीं नजर आया कि रजा इस तरह या ऐसे लोगों से इन्वॉल्व हो। हाँ, भत्ताखोर माफिया हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भत्ताखोर माफिया, ये पुलिस का काम है उसको सर्च करना। देखिए पुलिस ने तो वहां पर नजर आ रहे हैं सर, पुलिस को तो नजर आ रहा है कि पुलिस ने उस बॉडी को उठाते हुए बेहद सबूतों को जो है ना वो खराब किया है। तमाम चीजों को बिल्कुल सबूत ना मिले, बिल्कुल वीडियो के साथ भी यही किया है, शॉर्ट वीडियोस करके दिखाई। अब मीडिया पे फुल वीडियोस आ रही हैं। 12 दिन तक तो मीडिया के साथ ही पुरानी टीम, जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी पुरानी,
वो तो मीडिया के साथ अटैच थी, हमारे साथ तो अटैच ही नहीं थी ना सर। मेरी तो आप पुराने जितने बयान उठा के सुन ले, हम तो यही बता रहे कि एक निजी चैनल के साथ फिरोजाबाद थाना और निजी चैनल, बस ये दोनों की चल रही थी इन्वेस्टिगेशन सर, हमारे साथ तो कोई शेयरिंग नहीं। लेकिन अभी भी आपने जो सवालात हैं वो इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने उठाए हैं, देखते हैं उसका क्या जवाब आता है। आपसे दोबारा भी बात करेंगे मीर साहब। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।